प्राचीन इतिहास। तो पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। तो ये है राजस्थान राज्य में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है तो वो है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है तो यह है भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है तो पाटने से। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं तो यहाँ पर मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है तो उसे कहा जाता है नवपाषाण काल। दमदमा पुरास्थल स्थित है तो यह है उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मिले मेहरगढ़ से। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को, यानी कॉपर एज को। दूसरा टॉपिक है सेंधाव सभ्यता। इस समय मोहनजोदड़ो है तो यह है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था तो हड़प्पा का उत्खनन हुआ था वर्ष 1921 में। प्राक सेंधाव काल के डैश पुरास्थल से हल के द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो ये हुए हैं कालीबंगन से। हड़प्पीय संस्कृति यानी कि सेंधाव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे तो ये थे तांबे के और कांसे से निर्मित। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार डैश वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। तो लगातार 900 वर्षों तक वर्षा का ना होना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो वो है बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह है तो वो है लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो इसका पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था तो इसमें उपयोग हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल युग के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था तो मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे तो ये थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के। चनहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिंध में। तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वेदों में प्राचीनतम है तो वो है ऋग्वेद। पुरुषार्थ है 4। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेदों से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम को, इस पेय पर नामांकित देवता को। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है तो वो है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था तो वो थे कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है तो ये मानी जाती है 18। चौथा टॉपिक है बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तो ये थे पार्श्वनाथ। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मोपदेश था वो कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया तो ये किया था गया में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था
तो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पहली का हुआ था राजगृह में, दूसरी का हुआ था वैशाली में, और तीसरी का हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथी का हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी तो ये हुई थी राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की तो वो था कनिष्क। पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में, और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति या काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है तो ये संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे तो वो थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था, इनकी माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे तो ये थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था तो वो थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्या थी तो वो थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है तो वो है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है तो यह पावापुरी में। वह स्थान जहां पर महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया तो वो था जरंभिक गांव। महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है तो ये लिखी गई है पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्तों का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो वो है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा था भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है तो वो है आत्मदमन। पांचवा टॉपिक है 16 महाजनपद। तो कौशल और मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की तो वो था उदयन। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था तो वो था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय मैदान। छठा टॉपिक है मौर्य और मौर्योत्तर काल। तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी तो ये की थी रुद्रतामन ने। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है वो है दिव्यावदान।
मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी प्रकार का न्याय करता था, समाहर्ता था, महासंग्रह करता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है, तो यह 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, तो वो था भाब्रू शिलालेख। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो वो है सोहगोरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की, चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डैश के पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगस्थनीज दूत था, तो यह था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, तो यह था पौत्र। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुबाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वो था श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश का राज स्थापित हुआ, तो शुंग वंश का। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो हुआ कनिष्क के समय। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया बिम कटफिसेस ने। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है, तो वो है कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, तो वो है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान में दिया था, तो ये दिया था आजीवक संप्रदाय को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। भूमि अनुदान डैश को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो भूमि अनुदान दिए गए थे ब्राह्मणों को। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के
व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो वो है मिलिंद पन्हो। शक वंश की कादमक शाखा का संस्थापक था तो वो था चेस्टन। सातवां टॉपिक है संगम काल का। तो संगम युग में उरैयूर विख्यात था तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी तो ये लिखी बिल्लीपुत्र ने। आठवां टॉपिक है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो एरण अभिलेख का संबंध शासक से था तो ये था भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की तो वो थे कृष्णदेव राय। पंचतंत्र लिखा गया है तो विष्णु शर्मा के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में डैश गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है तो परम भागवत कहा गया है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था तो वो था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है तो इलाहाबाद अभिलेख से। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया तो गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह शासक वंश जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे तो वो था गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी तो उपज का छठवां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, यह तर्क दिया है तो R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दीनार नाम से अंकित हैं। गुप्त काल का मंदिर है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था वह था ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अपहृत कहा जाता था तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय डैश साम्राज्य के शासक थे तो ये थे गुप्त साम्राज्य के। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या की और सत्ता प्राप्त की तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था तो वो था स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था तो वो था विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं बागभट्ट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा तो वो है कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हुइनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी बरधनु की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने।
हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चीनी यात्री युवान चुवांग यानी कि हुएनसांग भारत पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 629 ईस्वी में। सही सुमेलन है तो सूची 1 और सूची 2। तो चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कलहण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा। किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा है, तो ये लिखा है भारवी ने। 9वां टॉपिक है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक सामाजिक स्थिति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा और जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो वो था बालपुत्र देव। कलहण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। 10वां टॉपिक है विविध। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में है। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम है सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा बलरुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। प्रीति नूतन काल समाप्ति की तिथि है, तो वो है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में लोहा धातु का प्रमुख योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी है वो। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, तो वो है ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है राजगीर में। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं डैश पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, तो विंध्याचल में। शाक वंशियों के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपरहवा में। चीनी यात्री सुंग योन ने भारत की यात्रा की 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृक्षकटिकम का लेखक है शूद्रक।
अजंता की चित्रकला से जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। आप्रीति रथ विष्णु हिंदू देवता का एक और नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हूण राजा तोरमान डैश ओलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो प्रकाश धर्मन। तो हूण राजा तोरमान प्रकाश धर्मन ओलिकार राजा के द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजचोल प्रथम ने। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रहला रूप में जाना जाता है।